फ्रेंड्स आज हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। और बहुत ही इजी नोट्स बनाए हैं मैंने, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। फिर जो लास्ट में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रखे हैं जिनको आपको सोल्व करने होंगे, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। और चलो एंड में लाइक कर देना वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो। अभी नहीं कह रहा मैं आपको लाइक करने के लिए, एंड में बोल दूंगा। चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले हमें खनिज का अर्थ जानना है। देखिए खनिज क्या होता है, सीधी सी नॉर्मल इसकी बस आपको डेफिनेशन देखनी है, खनिज क्या होते हैं। वैसे आपको पता ही होगा, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो ही। खनिज क्या होते हैं, इनके प्रकार देखने हैं कि खनिजों के क्या प्रकार होते हैं, और भारत में खनिजों का वितरण देखना है बस। और खनिज उत्पादक राज्य देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैप क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 5 नंबर के जो मैप आता है आपका इंडिया का, यहीं से क्वेश्चन लिए जाएंगे ज़्यादातर। तो वैसे पूछा जा सकता है खनिज उत्पादक राज्य, और मैप क्वेश्चन में भी आएंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना इस चीज़ को। और अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक। और संसाधनों का संरक्षण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे हम बचाव कर सकते हैं संसाधनों का। और एंड में आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज होगी जिनको आपको सॉल्व करने होंगे, और इन क्वेश्चंस का आंसर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखिए ये दो चीज़ों से मिलकर ये चैप्टर बना है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन जो हमारे अपरंपरागत स्रोत होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गए, पवन ऊर्जा हो गए, भूतापीय ऊर्जा हो गए, तो ये जितनी भी ऊर्जा है उनको ही ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। और खनिज, खनिज आप जानते ही हैं क्या होता है, तो खनिज की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पर खनिज क्या होते हैं, देखिए नॉर्मल सी डेफिनेशन मैंने खुद लिखी है अपनी तरफ से, तो आप इसे किसी भी किसी भी पेपर में आए पूछा जाए खनिज क्या होता है तो आप लिख सकते हैं। देखिए ऐसे पदार्थ या तत्व जो हमें खनन द्वारा प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। ऐसे कोई भी पदार्थ हो जिनको आप जमीन के अंदर से खोद कर निकालते हैं तो वो खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा हो गया, वो भी आप लोहा तो नहीं निकालते आप, लेकिन कच्चा लोहा आप जमीन के अंदर से निकालते हैं, उसी का आप फॉर्मेट करके फिर पक्का लोहा बनाते हैं। फिर तांबा, जिसे हम कॉपर भी कहते हैं इंग्लिश में, और पेट्रोल, तो ये सब हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं, तो इन्हें ही खनिज कहा जाता है। नॉर्मल सी चीज़ थी, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट पे बता देना। अब देखिए पूरी ये टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद हो जाती है तो आप बहुत ही मतलब बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप, क्योंकि पूछा जा सकता है कि खनिज संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। मतलब ये टेबल आपको पूरी याद होनी चाहिए, ऐसी आपको टेबल बनानी है, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, गारंटी है इस बात की। सबसे पहले हम देखते हैं खनिज संसाधनों के प्रकार। देखिए याद करने का मैं तरीका सिंपल बता रहा हूँ आपको, साथ साथ इस चीज़ों को नोटिस करते जाना। 2-3 बार आप टेबल को देखें, अपने आप याद हो जाएगी। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे खनिज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। दो प्रकार के हो गए। सबसे पहले हम धात्विक खनिजों की बात कर लेते हैं। देखिए धात्विक खनिज का मतलब है जिन खनिजों में धातु पाई जाती है। अब धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, इनमें लोहे होते हैं और एलोय होते हैं। लोहे का मतलब होता है कि जिन खनिजों में लोहे का अंश होता है उसे लोहे खनिज कहते हैं। अब जिन खनिजों में लोहे का अंश होता है उनके एग्जाम्पल कौन से हैं? एग्जाम्पल जैसे लोहा हो गया, खुद लोहा है तो उसमें लोहा का अंश तो होगा ही, और साथ साथ मैग्नीज का भी अंश है। तो नॉर्मली सी चीज़ है, आपको याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और इसमें लोहा अंश पाया जाता है। हमने लोहा की बात कर ली, अलोह की बात करते हैं जिसमें लोहा अंश नहीं होता, इसमें लोहे का कोई अंश नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल के लिए तांबा। अब तांबा जिसे हम कॉपर भी कहते हैं, इसमें लोहे का कोई अंश नहीं पाया जाता, इसे एलोय खनिज कहते हैं। बॉक्साइड, अगर आप बॉक्साइड नहीं जानते तो मतलब आपको बेसिक तैयारी की ज़रूरत है। देखिए बॉक्साइड ऐसी चीज़ है जो कि मतलब जैसे हम लोहे के लिए लोहा ऐसा कच्चा पदार्थ होता है, वैसे ही एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइड कच्चा पदार्थ होता है। बॉक्साइड से ही आगे जाके फिर एल्यूमिनियम बनता है, और एल्यूमिनियम आप जानते हैं एल्यूमिनियम क्या होता है। तो बॉक्साइड भी एलोय पदार्थ, इसमें भी लोहे के अंश नहीं होते। लेकिन ये धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज का मतलब है कि जिनके टकराने से आवाज आई, तो वो धात्विक खनिज। ऐसा कोई भी खनिज आप देख लीजिए दुनिया का जिसको टकराने से अगर आवाज उत्पन्न होती है, कोई भी आवाज उत्पन्न होती है, तो उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। ये धात्विक खनिज के बारे में था। अब हम अधात्विक खनिज के बारे में आते हैं। चलो अब अधात्विक खनिज देख लेते हैं क्या होता है। अधात्विक खनिज का मतलब होता है
कि जिन खनिजों में मतलब कोई धातु नहीं होती और जिनके टकराने से कोई आवाज़ नहीं आती, ये कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं ज़्यादातर और इनमें धातु नहीं होती है। इसके प्रकार, इसमें ईंधन खनिज आता है। सबसे पहले ईंधन का मतलब होता है जो ऐसे खनिज जिनको हम जला सकते हैं। तो ईंधन खनिज में क्या आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो देखिए तीनों ही चीज़ें जलाने के काम आती है वस्तुओं की। कोयले को भी आप जला सकते हैं, ईंधन उत्पन्न कर सकते हैं इससे, पेट्रोल से भी ईंधन कर सकते हैं और वाहनों में उपयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस से भी है। तो ये सब ईंधन खनिज है। और अन्य इसमें है माइका, चूना पत्थर और ग्रेफाइट आदि। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। देखिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो हीरा होता है हमारा डायमंड, वो धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज? कमेंट में जरूर बताइए कि हीरा धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज। अब हम देखते हैं भारत में खनिजों का वितरण। देखिए ज़्यादा है वो नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इस चैप्टर से क्या आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वो जो चैप्टर से आएगा वो। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में किस जगह पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसमें वो बता रखा है। इसमें 3 पट्टियों के बारे में बता रखा है कि उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश और उत्तर पश्चिमी पठारी प्रदेश। ये भी आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपको याद करना है। तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि लोहा, अयस्क, कोयला, मैग्नीज और बॉक्साइड आदि ये पाए जाते हैं। और सेम ही देखिए ये चीज़ें इसमें भी पाई जाती हैं ज़्यादातर, इसलिए मैंने लिखी नहीं है, ये ज़्यादातर चीज़ें इसी में भी पाई जाती है। और इसमें राज्य पूछा जा सकता है, ये राज्य झारखंड, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ आदि है। हाँ इसका मैंने लिख दिया है, जैसे लोहा, अयस्क, मैंगनीज, चूना पत्थर। अब देखिए लोहा, अयस्क और मैंगनीज इसमें भी है, इसमें भी लोहा, अयस्क और मैंगनीज है फर्स्ट वाले में भी। और इसमें पूछा जाए तो इसमें तांबा और जिंक पाया जाता है उत्तर पश्चिमी प्रदेश में। आप इसे मैप के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए, मैप के हिसाब से आप समझेंगे तब आपको याद होगा। ऐसे आप रटेंगे उत्तर पश्चिमी प्रदेश है भाई, उत्तर प्रदेश में ये पाया जाता है। आप मैप में देखिए पश्चिमी प्रदेश में कौन से राज्य आते हैं, तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश में जैसे राजस्थान आ जाते हैं, पंजाब आ जाते हैं और हरियाणा आ जाते हैं, तो ये उत्तर पश्चिमी के राज्य हैं। तो आप इनको ऐसे याद करेंगे तभी आपको याद हो पाएगा ये। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। और ये कुछ दे रखा है कैसे पाया जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ से आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ मैं, टॉपिक कहता हूँ। देखिए खनिज उत्पादक जो क्षेत्र है उनके बारे में मैप में क्वेश्चन जरूर आते हैं, और यहीं से आपके जो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो यहीं से बनेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो लोह अयस्क होता है, यानी कि जो कच्चा लोहा होता है, उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं। उसका सबसे पहले क्षेत्र है मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में है। मैप के हिसाब से मैं आपको मैप भी दिखा दूंगा। फिर बेलाडीला है जो कि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ राज्य में एक बेलाडीला नाम की जगह है। बेलारी है तेलंगाना में पाया जाता है। रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको मैप में दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये मैप के हिसाब से याद करना है। आप ऐसे रटोगे थोड़े ना, मयूरभंज उड़ीसा में पाया जाता है, रट लो भाई बेलाडीला छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, लेकिन आपको मैप में भरने की फिर वो आएगी तो फिर आपको दिक्कत आएगी कि हाँ कहाँ पाया जाता है। इसलिए आपको मैप में प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट ऑफ लाइफ मैन। तो इसी से प्रैक्टिस से ही आपको ये याद हो पाएंगी। सर अब हम मैग्नीज के बारे में देख लेते हैं, मैग्नीज के कौन से क्षेत्र हैं। देखिए मैग्नीज के 2 ही क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सीबीएसई, मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ जो सीबीएसई ने रिक्वायर्ड की है, सीबीएसई जो आपके मैप में देना चाहती है। तो इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सारी चीज़ें जो मैंने लिखी है इसी में से मैप में क्वेश्चन आएगा, तो इन्हीं को आप याद कर लेना। मैग्नीज बालाघाट में पाया जाता है। बालाघाट एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, और शिमोगा एक कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है। कॉपर जिसे हम तांबा भी कहते हैं, इसके क्षेत्र है हजारीबाग जो कि झारखंड में पाया जाता है, सिंगभूम भी झारखंड में। ये आपके लिए फायदे की बात है, दोनों झारखंड में पाए जाते हैं, बस नाम अलग अलग है। और खेतड़ी राजस्थान में पाया जाता है। देखिए खेतड़ी का आपको पूछा भी गया था अभी, अगर हम मिड टर्म का आप देखें तो, कि कॉपर का जो क्षेत्र है, आप पेपर उठा के देखना पहला वाला, तो उसमें मैप में पूछा गया था खेतड़ी के बारे में। कोयला क्षेत्र झरिया, और उसमें नवेली के बारे में पूछा गया था, जो तमिलनाडु में है, झरिया झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, और कोरबा छत्तीसगढ़ में है।
फिर पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम रिफाइनरी है ये, देखिए पेट्रोलियम रिफाइनरी के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपसे बरौनी के बारे में पूछा गया जो कि बिहार में है, जामनगर जो कि गुजरात में है, और मथुरा यूपी में है। और एक और आ जाता है डिगबोई जो कि असम में है, और सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है वहाँ पे असम में। तो अब हम बॉक्साइट के बारे में देखते हैं। एक और बच गया है हमारा लास्ट, कटनी, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बिल्कुल कटनी नाम की जगह है वहाँ पे जहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट मैंने बताया कि क्या होता है, ये एल्यूमिनियम के लिए कच्चा पदार्थ होता है। बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ये पूरा है, ध्यान रखना, बिलासपुर। कोरापुट जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में एक जगह नाम कोरापुट, यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। तो इन 3 राज्यों में देखिए सीक्वेंस वाई है ये राज्य। अब आपको मैं मैप दिखाता हूँ, फिर आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं। फिर सबसे पहले आप देखिए इसका, आप स्क्रीन शॉट लेके जूम करेंगे इसे तो फिर आपको अच्छे से दिख जाएगा। इसमें हम लोअर ऐसक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप देखिए मैंने ऊपर निशान लगा रखे, लोअर ऐसक कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। देखिए लोअर ऐसक रत्नागिरी में है जो कि महाराष्ट्र में है, बेलारी में भी है, और बेलाडीला में है, और मयूरभंज में। ये देखिए मयूरभंज इसमें है, उड़ीसा में है ये मयूरभंज। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कोने पे है। तो ये चीज़ आपको खुद देखनी है मैप में, और इनको आप भर लेना मैप में। और जो चीज़ें हमारी जैसे ऑयल जो कि पेट्रोलियम है, बॉक्साइड है, उसके भी क्षेत्र भर रखे हैं। देखिए आपसे बरौनी के बारे में पूछा गया था, बरौनी जो कि इसमें पाया जाता है बिहार में, तेल शोधक कारखाना, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। और मैं आपको खेतड़ी दिखा देता हूँ जिसके बारे में मैप में पूछा गया था। देखिए खेतड़ी, ये रहा खेतड़ी जहाँ पे कॉपर पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। ये राजस्थान की जगह है खेतड़ी, तो यहाँ पर भी कॉपर पाया जाता है। तो ये चीज़ आप देख लेना। आगे कम करते हैं फिर। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन से है। अगर पूछ लिया जाए कि ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के नाम बताइए, कोई 2 पूछ ले, कोई 4 पूछ ले, कोई 6 पूछ ले, तो आप ये बस ये टेबल बना देना, ये चीज़ बना देना, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत। इनको देखिए याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसे देखिए, सबसे पहले आप सौर ऊर्जा देखिए। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से आप परिचित है कि क्या होती है। सूर्य की जो ऊष्मा होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं ऊर्जा में, तो उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। और इसका बहुत सी चीज़ों में अब उपयोग करने लगा है, उपयोग होता है। अब इसका वाहनों में भी होता है, आपने देखा होगा कि, और अब हर चीज़ में इसका उपयोग होने लग गया है। पवन ऊर्जा होती है जो हमारी वायु चलती है, उससे हम ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं, तो उससे भी पवन ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का मतलब होता है कि जैसे आप परमाणु बम देखते हैं तो उसमें जिस ऊर्जा का प्रयोग होता है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये जो हमारे नाभिकीय केंद्र होते हैं, इनके टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारी ऊर्जा, जो कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। जैव ऊर्जा, जो कि हमारे सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैसे आप खाद देखते हैं, ये गांव में सबसे ज़्यादा मतलब उपयोग में की जाती है जैव ऊर्जा। तो इसे बायोगैस भी कहते हैं इंग्लिश में, आप जानते होंगे कि जैव ऊर्जा क्या होती है। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा मैं आपको बता देता हूँ, जो कि पृथ्वी जब गर्म हो जाती है, उसका ताप मतलब गर्म हो जाता है, तो उससे एक हीट निकलती है, एक एनर्जी निकलती है जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो उसे भी मतलब कन्वर्ट किया जाता है एक उपयोग के लिए उसे भी। तो ये इसके मतलब वो है, उदाहरण, एग्जाम्पल है अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। आपसे पूछ लिया जाए तो आप ऐसे बना देना, कोई भी मार्क्स देने से रोक नहीं सकता आपको। और ये नीचे दे रखा है, ये भी पढ़ लेना एक बार आप। परंपरागत स्रोत दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। देखिए ये अनवीकरण स्रोत होते हैं। देखिए यहाँ पे अनवीकरणीय, मैंने अनवीकरण लिए लिख दिया, छोरा वो गलती से, वो सॉरी गलती से, इसलिए आपको अनवीकरणीय यहाँ पे ध्यान रखना है। इनका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। देखिए क्या होता है कि हम जिस चीज़ों का उपयोग करते हैं, हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं, हम जल का उपयोग करते हैं, हम कोयले का उपयोग करते हैं, जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका भी उपयोग करते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये इन चीज़ों का पुनर्चक्रण हो रहा है, यानी कि ये वापस चीज़ें आएंगी, तो ऐसा नहीं है। इन चीज़ों का हम उपयोग करते जा रहे हैं तो ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और आने वाली पीढ़ी के लिए बचेंगी ही नहीं। तो इसलिए हमें ये सलाह दी जाती है कि हमें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, ताकि इससे हमें भी फायदा हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा हो और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग क्यों करना चाहिए। अतः हमें सतत विकास के लिए, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसके लिए, ये देखिए ये क्या होता है कि ये मैंने इकोनॉमिक्स में बता रखा है, जो धारणीय विकास का आपका चैप्टर है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख लेना, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है बिल्कुल।
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। देखिए सतत विकास ऐसा विकास होता है कि जो कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उस विकास का लाभ उठा सके और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो। तो अगर पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियाँ भी फिर अच्छे से मतलब जीवन यापन कर सकेंगी। तो हमें इन्हीं का उपयोग करना चाहिए। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है संसाधनों और खनिज संसाधनों का संरक्षण। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। संरक्षण का मतलब होता है कि हम कैसे बचाव कर सकते हैं इन संसाधनों का। सबसे पहले आप देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर इसके उपाय, जो कि सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि खनिज संसाधनों के संरक्षण का क्या उपाय है। सतत पोषणीय विकास, जो कि धारणीय विकास के लिए हमें खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक है, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जीवन यापन कर सकी। मैंने अभी बताया वही चीज़ है कि हम अगर ये अभी से खनिजों को बचाते चलेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी उस खनिजों का इस्तेमाल कर पाएगी। अगर हम ही देखिए, अब हम इतने जल का उपयोग कर रहे हैं तो अब जल की मात्रा कितनी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अगर हम ऐसे ही उपयोग करते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी थोड़ी ना उसका लाभ उठा पाएंगी, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो जल बचेगा ही नहीं। इसलिए हमें सोच समझकर संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है। हम ज़रूरत से ज़्यादा नष्ट करते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे कि हम केवल हमें ही बस इस पृथ्वी पर रहना है, आने वाली पीढ़ियाँ तो आएंगी नहीं इस पृथ्वी पर, हम ये सोच रहे हैं। देखिए इसके लिए ऊर्जा के नए स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आदि का उपयोग करना चाहिए। जो अपरंपरागत स्रोत है हमारे, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो इनका हमें उपयोग करना चाहिए। जो भी मैंने ऊर्जा के स्रोत लिखे हैं वो आप देख लेना, जो ऊपर लिखे हैं मैंने। इसके अलावा पर्यावरणीय समस्याओं से भी निपटने में हमें उपाय करने चाहिए कि हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। जब हमारा पर्यावरण नहीं रहेगा तो फिर आने वाली पीढ़ियाँ कैसे रह सकेंगी। अब जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा कि खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। मैंने केवल 4 पॉइंट लिखे हैं, आप 5, 10, 15 कितने भी पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से लिखना है कि आपने क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है। 2 मार्क्स का पूछा गया है तो केवल 4 पॉइंट बेहतर है। अगर 4 मार्क्स का पूछा गया है तो आपको पॉइंट के साथ एक्सप्लेन भी करना है। अगर 6 मार्क्स का पूछा गया है तो आपको 6-7 पॉइंट लिखने हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन भी करने हैं। तो आपको उसी हिसाब से करना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये पॉइंट देख लेना, अनवीकरण संसाधनों का हमें बचाव करना चाहिए, जो कि जैसे जल हो गया, कोयला हो गया, इनका हमें बचाव करना चाहिए। देखिए अब आपको पता है कि जल कितने दिन खत्म होता जा रहा है, कोयला खत्म होता जा रहा है, पेट्रोलियम, ये संसाधन हमारे खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए हमें इन संसाधनों का बचाव करना चाहिए और हमें जो नवीकरणीय संसाधन है जैसे जैव ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, इनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कभी खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रिक वाहनों, प्रदूषण रहित उद्योग का उपयोग करना चाहिए। हम इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे तो ना पोल्यूशन होगा, ना पोल्यूशन होगा तो ना प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत ने मतलब खनिज संसाधनों की क्या मतलब संरक्षण के लिए क्या उपाय किए हैं भारत ने। तो वो जो आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर सब कुछ बता रखा है। उसमें आप देखना, धारणीय विकास नाम का एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, तो उसमें मैंने बता रखा है कि भारत ने क्या क्या उपाय किए हैं, तो वो आप देख लेना। और संसाधनों का पुनर्चक्रण करना चाहिए हमें। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हो जाएंगे। फिर अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। देखिए चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैथ के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ये है ही चैप्टर ऐसा। ये पूछ लिया जाएगा कि कॉपर कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको बताना होगा कि भाई कॉपर राजस्थान खेतड़ी में पाया जाता है, सिंहभूम यानी कि जो झारखंड का जिला है वहाँ पे पाया जाता है। लोहा ऐसा पूछ लेगा तो रत्नागिरी के बताना है, बेलाडी बताना है, बेलाडीला बताना है। तो कोई मतलब एक क्षेत्र बताना, आपको कोई सा क्षेत्र बता देना है। जो पूछे मैंने मैप की क्वेश्चन इसी में रखे हैं, अब आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप कितने पानी में है, आपको ये देखना है। अब देखिए निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। 4 ऑप्शन है, आपको खुद बताना है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, कमेंट में लिखना है इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित में से सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज को भूरा हीरा कहा जाता है। याद हो आपको, पेपर में भी आया था ये। तो आपको बताना है कि आपने कौन सा आंसर टिक किया था पेपर में, और आपको पता होना चाहिए कि भूरा हीरा किसे कहा जाता है। देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, जो काला हीरा है वो कोयले को कहा जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो कि कभी कोयले को भूरा हीरा कहा जाता है। इसलिए आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा है भूरा हीरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, किन्हीं 4 के नाम लिखिए। ऊपर अभी बताया है मैंने, वीडियो में सारे आंसर मिल जाएंगे आपको, मैं कह रहा हूँ। और भारत के खनिज संसाधनों के संरक्षण की क्या क्या उपाय किए, भारत ने क्या क्या उपाय किए, ये भी आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित को भारत के मैप पर दर्शाइए, यानी कि इन क्वेश्चनों को आपको मतलब इन जगह को, इन क्षेत्र को आपको मैप पे दर्शाना है। जो कि बरौनी है, जो कि बरौनी आपको बताना है कहाँ पे है, मैं बता नहीं रहा हूँ आंसर। और खेतड़ी आपको बताना है, अभी बताया, ये सब अभी की चीज़ें हैं। रत्नागिरी, झरिया, तो इन 4 क्षेत्रों को आपको दर्शाना है मैप में। तो एक मैप ले लीजिए आप, 4-5 मैप खरीद लीजिए। उन मैपों पर आप मैप की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके 10 नंबर के तो मैप ही आते हैं। और मैं हो सके तो मैं वर्ल्ड का मैप भी ला दूंगा आपके लिए। तो मैं वर्ल्ड का मैप भी आपको करा दूंगा, और एक वर्ल्ड और इंडिया मैप की एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं। तो ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और देखिए सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। तो थोड़ी कोशिश कीजिए, आप भी सपोर्ट कीजिए और मैं भी आपको सपोर्ट करता हूँ। तो फिर जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।